नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की अपनी क्लास में भौतिक प्रदेश चल रहे हैं और भौतिक प्रदेशों में आपके थारका मरुस्थल चल रहा है। थारके मरुस्थल में हम देख रहे थे कि वर्गीकरण कर लिया थारके मरुस्थल का, आपके शुष्क और अर्ध शुष्क के प्रकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल में कुछ अन्य शब्दावलियाँ बच गई अपने, जो आपके बीच में आई नहीं। आपके मरुस्थल में कुछ अन्य तो तथ्य है वो हम देखेंगे, लेकिन लगभग आप देखोगे तो आपके उसमें आपके जाने पहचाने से तथ्य, लेकिन फिर भी अपन कुछ उनको अलग से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ अपने बीच में वो ऐड हो नहीं रहते, एडजस्ट हो नहीं रहते। ठीक है, तो उनको अपन अलग पढ़ेंगे, एक शब्द को पढ़ेंगे ध्यान से और उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे अन्य तथ्यों में अपने प्रमुख कार्यक्रम। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो देखो, एक आपके कार्यक्रम चलता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलता है। यह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के समय प्रारंभ हुआ। ये 4 जिलों के 16 खंडों में चला जा रहा। कितने? 16 खंडों में। 4 जिले पुराने वाले, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती आपके 4 जो जिले हैं उनके 16 आपके खंड हैं। उन 16 खंडों में कार्यक्रम चलाया जाता था पहले भी। अभी आपके इसका नया अपडेट आया नहीं है कि कितने जिलों में कितने खंडों में चलाया जा रहा है। अभी तो आपके फलोदी वाला विवादित भी है। ठीक है, अभी 4th ग्रेड में प्रश्न नया फलोदी ऑप्शन में था तो उसको कहा था कि सीमा नहीं बनाता है, और राजस्व मंडल का आपकी एक मैप है जिसमें फलोदी सीमा बनाता था। ठीक है, अब देखो क्या आंसर होता है, क्या स्पष्ट स्थितियाँ होती है। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम है तो 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम आपके प्रारंभ हुआ, और ये राजस्थान के 16 जिलों में चलाया जा रहा है। कितने जिलों में? 16। मरु विकास कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों में चलाया जा रहा है। तो मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 16। ठीक है, अब अगर हम बात करें देखो मरुस्थल में आपके जिले कितने हैं? मरुस्थल में जिले हैं आपके 12 पुराने के अनुसार, और मरुस्थलीकरण हो चुका है, मरुस्थलीकरण हो चुका आपके 16 में। ठीक है, ये आपके 61.11% है, और ये लगभग आपके 67% है। तो 16 67 12 61.11। ठीक है, तो मरुस्थल 12 जिलों में, मरुस्थल 16 जिलों में हो चुका है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि भारतीय महान मरुस्थल, तो कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बालू का स्तूपों से ढका हुआ क्षेत्र भारतीय महान मरुस्थल कहलाता है। कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बालू का स्तूपों से ढका हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके भारतीय महान मरुस्थल। इसे इर्ग भी कहते हैं, और ये बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में। ठीक है, देखो ये आपके इसका विस्तार कहाँ पर है, किस प्रकार है। ये आपके अरब सागर है, और इस प्रकार आपके यहाँ राजस्थान है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ कच्छ की खाड़ी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे पंजाब तक, कच्छ की खाड़ी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे पंजाब तक का मरुस्थल क्या कहलाता आपके? कौन सा? महान मरुस्थल। महान मरुस्थल या ग्रेट डेजर्ट। ठीक है, कच्छ की खाड़ी से, ये कच्छ की खाड़ी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर आपके पंजाब तक महान मरुस्थल। और इसमें आपको पता है कि अपने जो सीमावर्ती जिले वही आते हैं, जैसे मान लो बाड़मेर शुरू हो जाता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक आपकी ये स्थिति है, गंगानगर तक। ठीक है, आगे पंजाब तक, मतलब ये कह सकते हो कि बालू का स्तूपों से या धोरों से या रेत के टीलों से ढका हुआ क्षेत्र आपके इर्ग कहलाता है, और ये इर्ग ही आपके ये क्या? महान मरुस्थल है।
तो कच्छ के खाड़ी से पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे का मरुस्थल क्या कहलाता है आपके महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट। इसको इर्ग भी कहते हैं, अपने जिले आते हैं सीमावर्ती। फिर आपके क्या है, इसको कहते हैं आपके एक यहाँ पर मरुस्थल है ये कच्छ के रण से बीकानेर तक, कच्छ के रण से बीकानेर तक का मरुस्थल क्या कहलाता आपके, यहाँ कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण से, कच्छ का रण, कच्छ का रण से लेकर यहाँ बीकानेर तक का जो मरुस्थल है उसको हम क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल। क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल या लिटिल डेजर्ट, लघु मरुस्थल या लिटिल। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक मान मरुस्थल, और मान मरुस्थल के पूर्व में आपके कच्छ के रण से बीकानेर तक लघु मरुस्थल, बात खत्म। फिर अगर हम बात करें इसमें लघु मरुस्थल कच्छ के रण से लेकर आपके बीकानेर तक का मरुस्थल क्या कहलाता है आपके लघु मरुस्थल, बीकानेर, कच्छ के रण से बीकानेर तक। फिर प्लाया झीलें, खड़ीन झीलें। देखो प्लाया झीलों की अगर हम बात करें तो देखो प्लाया झीलें क्या होती है, प्लाया झीलें, प्लाया झीलों की बात करें तो ये थार के मरुस्थल में ये बालू का स्तूप है, और इन बालू का स्तूपों के ये जैसे बालू का स्तूप है आपके, इन बालू का स्तूपों के मध्य जो आपके इस प्रकार ये झील बनती है, अस्थायी पानी की झील। कौन सी, अस्थायी, बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी पानी की झील, अस्थायी पानी की झील क्या कहलाती है आपके, प्लाया झील क्या कहलाती है। मतलब ये अस्थायी कैसे है, ये एक तरीके से देखा जाए तो आपके डिग्गी होती है, जैसे आपके खेत में बनाते हैं अपन डिग्गी, बारिश का मौसम होता है उस समय अपन इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और बारिश के मौसम में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस डिग्गी का आपके जो जल है, रबी वाली फसल होती है, खरीफ वाली में तो काम में नहीं आता, अपन काम में नहीं लेते हैं क्योंकि उस समय तो आपके पानी इकट्ठा होता है बारिश के मौसम। जैसे बारिश का मौसम चली जाता है, सर्दियाँ आती है, रबी वाली फसल आती है, तो रबी वाली फसल में इस डिग्गी वाला जल होता है वो काम लेते हैं। वैसे ही है यहाँ पर आपके क्या, बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है वहाँ पर आपके क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात में, अब उसके पानी को काम में लेते हैं आपके रबी वाली फसल में। तो प्लाया झीलों के पास में जो कृषि होती है उसको कहते हैं खड़ीन कृषि, और खड़ीन कृषि के पास आपके खड़ीन कृषि जो होती है उसमें आपके रबी की फसल बोई जाती है। रबी में भी कौन सी, ज़्यादातर आपके देखा जाता है राजस्थान में उत्तरी होती है, उत्तरी राजस्थान में आपके देखा जाए तो आपके गेहूँ है, तो ज़्यादातर आपके राजस्थान में गेहूँ की खेती होती है रबी में। और उसमें अगर हम देखें तो इस प्लाया झील के पास में खड़ीन कृषि की शुरुआत करने वाले आपके हैं जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण, जिन्होंने आपके 15वीं शताब्दी में शुरू की थी। तो कुल मिला के ये अस्थायी है। अस्थायी कैसे, जैसे मान लो अभी बारिश के मौसम बन गई, सर्दियों में पानी काम में ले लिया, अब आपके गर्मियों में आंधी आएगी, आंधी आएगी तो बालू का स्तूप है जो इधर उधर हो जाएंगे, तो ये झील अगली बार यहाँ नहीं बनेगी, कहीं और बनेगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अस्थायी पानी की झीलें हैं। इसके पास में एक कृषि होती है जिसको हम कहते हैं खड़ीन कृषि। क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि। और खड़ीन कृषि की शुरुआत जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण ने 15वीं शताब्दी में की। ठीक है, खड़ीन झीलें शुरुआत 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण ने जैसलमेर में रबी की फसल होती है, सबसे ज्यादा गेहूं और चने को लाभ होता है। चलो फिर पे आता है टाट यारन। टाट यारन क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपके प्लाया झील बन गई, ये आपके कहीं पर भी थार के मरुस्थल में पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने से क्या होता है कि आपको पता है कि थार के मरुस्थल में किस मिट्टी में जो रेतीली बलुई मिट्टी, इसमें अगर पानी इकट्ठा हो जाता है
तो पानी इकट्ठा होने से यहाँ पर लंबे टाइम तक पानी पड़ा रहता है थार के मरुस्थल में, तो यहाँ एक नमक की परत आ जाती है मिट्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले 33 सागर था। जो यहाँ मिट्टी बनी है, ये जो मिट्टी है वो आपके समुद्र की जगह आपकी मिट्टी बनी है। यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, वो समुद्र का पानी साइडों में चला गया, वहाँ पर स्थल भाग बना या मरुस्थल बना। ठीक है, तो पहले आपके यहाँ समुद्र था, समुद्र धीरे धीरे खिसक गया, तो यह मिट्टी बची, इसमें समुद्र के अंश तो है, खारापन तो है इस मिट्टी में, तो ये मिट्टी होती है खारी। अब इसमें पानी इकट्ठा होता है तो इस मिट्टी में क्या हो जाता है, खारापन हो जाता है, तो ये दलदली लवणीय अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है, इतनी उपजाऊ नहीं रहती है। तो अनुपजाऊ मिट्टी होती है तो उसको हम कहते हैं टाट या रन। मतलब यहाँ पर इतनी कृषि होती नहीं, अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, दलदली होता है, लवणीय होता है। ठीक है, जहाँ पर वैसे देखा जाए तो जहाँ पर टाट होती है वहाँ पर कुछ नहीं होता है, मामला अनुपजाऊ क्षेत्र ही होता है, पूरा टाट वाला जो क्षेत्र होता है। तो जहाँ टाट होती है वहाँ पर कुछ नहीं होता, अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, संभावना भी नहीं है वापस उपजाऊ करने की। ठीक है, तो टाट अनुपजाऊ क्षेत्र है। तो टाट भी आपके कितने प्रकार की होती है, टाट आपके होती है 3। टाट कितनी होती है? 3। टाट कौन कौन सी 3? एक तो आपने देखा सुना भी है कि भाई एक जो पैसे वाले होते हैं उनके टाट होती है, तो धन टाट। एक होते जो पैसा नहीं होता है वो होती है घाटा टाट। एक टाट और होती है गेलसपी टाट, सुना होगा आपने ना। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रमुख टाट देखेंगे, टाट तो सही नहीं, प्रमुख रन देखेंगे अपने ना। तो जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर में 2 रन है, पोकरण और बाकरी रन। पोकरण और बाकरी रन। फड़ौदी में रन है बाप रन। चूरू में ताल छापर सुजानगढ़ पेरियार। बालोतरा में थोब रन। नागौर में डेगाना। इसमें देखोगे एक बाकरी नया है, एक आपके पेरियार थोड़ा सा नया, बाकी ताल छापर सुजानगढ़ जानते हो। बाप फड़ौदी में थोब, थोब थोड़ा सा अलग है बालोतरा में। थोब कहाँ है? बालोतरा में। ठीक है, फिर है बालसन। पहाड़ियों के बीच जल बेसिन। बालू का स्तूपों के बीच में जल बेसिन तो प्लाया झील है, और पहाड़ियों के बीच जल बेसिन आपके जैसे मान लो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से नदियाँ या पानी उतर उतर के आता है, बीच में झील है, उस झील में आपके पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपके कौन सा होता है? बालसन। ठीक, क्या होता है? बालसन। ठीक है, और वो आपके बालसन है तो एक तरीके से देखा जाए वो आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण सांभर झील आंतरिक प्रवाह। फिर है जलपट्टी या लाटी सीरीज। जलपट्टी या लाटी सीरीज, यहाँ पर आपके गोडाउन पक्षी की क्या शरण स्थल है, जलपट्टी या लाटी सीरीज में देखा जाए तो। देखो जलपट्टी या लाटी सीरीज की क्या मामला है, यह आपके पोकरण से मोहनगढ़ तक, पोकरण से मोहनगढ़ तक, यहाँ पर आपके पोकरण जगह है, पोकरण से मोहनगढ़ तक, पोकरण से मोहनगढ़ तक एक आपके जल की पट्टी है। धरातल के अंदर क्या? जल। धरातल में क्या? जल। तो यहाँ पर इस धरातल में एक जल की पट्टी है जो आपके वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष। किसका अवशेष है? वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष है, वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक आपके वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष है आपके जलपट्टी। अभी आपको पता है तो थोड़े टाइम पहले जैसलमेर में एक ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे थे, उस ट्यूबवेल की खुदाई में आपको खूब पानी निकल के आया, तो लोगों ने अचंभा किया कि यार ये इतना पानी, आसपास के खेत, काफ़ी खेत, एक गांव डूब गए थे। ठीक है, तो कहा था कि भाई ये कहते हैं कि वैदिक सरस्वती नदी है उसमें से जल निकल के आया। ठीक है, पुराने टाइम में यहाँ जल आपके सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में धरातल के अंदर बहती है। ये 60 किलोमीटर की किताबों में 80 किलोमीटर लिखा होता है, क्योंकि वो आपके एग्जैक्ट को जैसलमेर के होते हैं वो किलोमीटर निकाल के लिख लेते हैं। ठीक है, तो 60 या 80 किलोमीटर वैदिक सरस्वती, मीठा जल है, इसमें ध्यान रखना। नदी है तो नदी में जल हमेशा मीठा होता है, कोई भी नदी खारी नहीं होती है। ठीक है, तो नदी में हमेशा जल मीठा होता है। वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष है। यहाँ पर आपके सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण। सेवण, इसको वैज्ञानिक नाम है लस्यूरुस सिडिकुस। यहाँ पर आपके एक नलकूप भी पाया जाता है जिसका नाम है चांदन नलकूप। क्या नाम है आपके? चांदन नलकूप, जिसे हम कहते हैं थार का गढ़ा। क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं जैसलमेर में। तो ये पूरी बातें जैसलमेर की, इसकी खोज 2007 में आपके काजरी ने की थी इसकी। ठीक है, जलपट्टी की। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सेवण घास है जो पौष्टिक घास है, थार के मरुस्थल सबसे ऊंची घास है, शुष्क मरुस्थल की घासों का राजा भी कहते हैं। सेवण घास को ध्यान रखना, शुष्क मरुस्थल की घासों का राजा कहते हैं। वैदिक सरस्वती नदी का अवशेष, यहाँ पर मीठा जल है, जैसलमेर है, खोज काजरी ने की।
ठीक है। और यहाँ पर चांदन नलकूप, जिसे क्या कहते हैं, थार का गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का गड़ा। अब हम बात करते हैं आगे नकलिस्तान या ओएसिस। नकलिस्तान क्या होता है? नकलिस्तान होता है जैसे मान लो मरुस्थल में आप जा रहे हो और प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो आपके मन में आ रहा होगा कि पानी तो पीना है, कहाँ से पिए, मरुस्थल में पानी है कहाँ। तब आप क्या करते हो, आप ऐसे चलते 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 आपको बहुत दूर आपके खूब सारे आपके पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो आपको अनुमान लग जाता है कि पेड़ पौधे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, पानी है। तो पेड़ पौधों से अनुमान लग जाता है कि वहाँ पे क्या है, पानी। थार के मरुस्थल में जल बेसिन के चारों तरफ हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, नकलिस्तान या ओएसिस। ऐसा गजनेर झील है, गजनेर झील के पास हरा भरा क्षेत्र है। आपको पता नागौर में एक आकला गांव है, वहाँ पर एक तालाब बना, उसके चारों तरफ खेजड़ियाँ वगैरह है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें जल बेसिन के चारों तरफ हरा भरा क्षेत्र, उदाहरण है गजनेर झील। फिर आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। आकल एक जगह है जैसलमेर, वुड मतलब लकड़ी है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म है, पार्क मतलब उद्यान है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो ये आप यहाँ पर विश्व के सबसे पुराना लकड़ी के अवशेष है, विश्व के सबसे पुराने लकड़ी के अवशेष मिले। अब आपके देखा जाए तो कईयों का दिमाग लगता है कि सर लकड़ी के इतने अवशेष इतने टाइम तक कैसे रहेंगे, लकड़ी तो उदय खा जाए। ठीक है, हाँ खा जाती, लेकिन कुछ आपके मिल जाते हैं, कुछ अवशेष कहीं ऐसे जगह रह गए होंगे जहाँ उदय नहीं पहुँची है। तो कुल मिलाकर आपके विश्व के सबसे पुराने लकड़ी के अवशेष मिले। और किस काल के, जुरेसिक काल के, ज़्यादा पुराना नहीं, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और वर्तमान में यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान भी स्थित है, वर्तमान में यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान भी स्थित है। फिर है बाप बोल्डर किले, बाप बोल्डर किले। ठीक है, अब देखो ये जो पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ तो आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको पता तो है कि भाई मान लो कोई टीचर है जो पीपीटी से पढ़ा हो, चाहे कैसे भी पढ़ो, आप पता तो चल जाता है कि पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ, बोलने से पता चल जाता है, लहजे से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ हम पीपीटी से सारा मैटर दिया हुआ होता है तो कई बार क्या लगता है, ऑफलाइन में हम जब पढ़ाते हैं तब बच्चों को लगता है कि ये पीपीटी से पढ़ा रही, इसका मतलब सर वो खुद को आता नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो समझदार मैच्योर बच्चा होता है उसको कैसे ही पढ़ा दो वो पकड़ लेता है। ठीक है, तभी तो अंकित जी ने कहा कि इनको सर पीपीटी से पढ़ो, ये पकड़ लेंगे, इतने मैच्योर बच्चे हैं और इनको आप ज़्यादा इनमें समय ख़राब करने में, चित्र बनाने में इनका समय ख़राब होगा, ये पीपीटी से सीधे पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुल मिला के आपको पढ़ना भी है, आपको ऐसे टाइम बहुत ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो पेपर हो रहे हैं, अभी ये आपके थोड़े दिन पहले पॉलिटी का रिजल्ट आया, 6 जने पास हुए और उनको पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये वो है, 6 के अलग अलग नाम निकाल दिए पॉलिटी के, जो आपके उसमें पॉलिटी की बुकों में जो बड़े बड़े नाम आते हैं उनके नाम दे दिए उनको 6 को। और आपके भी यही होता है, अपन क्या होते हैं हल्के में लेते हैं, अपन अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, पॉलिटी, इसको थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। और ऐसा कोई इशू नहीं है कि अपन यहाँ चित्र बना के नहीं बताते, कोई बात नहीं, आप पकड़ लेते हो तो बढ़िया बात है। नहीं, लेकिन ऑफलाइन में तो हम पूरा इसमें चित्र बना के मतलब इतना होता ही नहीं है इसमें। कम से कम भौतिक प्रदेश में अपने 2-3 घंटे में हो तो जाएगा भौतिक प्रदेश, नहीं तो मेरे को 10-10 घंटे भौतिक प्रदेशों में लग जाते हैं। हाँ, ये लिखो, ये बनाओ और ये याद करो, है ना। बाप बोल्डर, बाप जगह है, बोल्डर हिमोट को कहते हैं। क्ले होता है मिट्टी का सबसे बारीक कण, क्ले जिसको चिक्का कहते हैं, मिट्टी का सबसे बारीक कण होता है। बाप जगह जो फड़ोदी में, बोल्डर कहते हैं हिमोट को, हिमानी या ग्लेशियर द्वारा लाए गए अवसाद क्या कहलाते हैं, बोल्डर या हिमोट। आप अच्छे तरह से जान से हो, भूगोल से हो तो आप अच्छे से जानते हो इसको। स्थान कहाँ, बाप फड़ोदी, बोल्डर ग्लेशियर द्वारा लाए गए अवसाद, क्ले मिट्टी का सबसे बारीक कण। यहाँ परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमोट के अवशेष मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किस काल के? परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमोट के अवशेष मिले, आपको ध्यान रखना है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। पीवड़ा, पीवड़ा क्या होता है? सांप, पीले रंग का होता है। पीले रंग तो एग्जैक्ट पीला तो क्या ही होता है, मिट्टी के जैसा रंग होता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी आपके कई ऐसे जीव होते हैं जिनका जो आवास होता है वैसे ही उसका क्या होता है, रंग। और उस आवास में छुपना
उसके थोड़ा आसान हो जाता है कि छुपना, कि भाई मान लो कोई इनको मारे नहीं, बच सके, तो छुपना उस आवास में आसान हो जाता है। सॉरी। तो जिनको छुपना आसान हो जाता है इसलिए आपके वहाँ पे ये इनका ऐसा रंग होता है। और अगर हम इसमें देखें तो पीवना कहते हैं डसता नहीं। तो पीवना डसता नहीं, तो पीवना क्या करता है? पीवना कहते हैं कि सांस में सांस मिलाता है और जहर घोल देता है। जहर घोलती तो बस गया। पहले अपन सोचता कि बाबू बाहर सूता माचा पते कि भाई बाबू बाहर सूता सूता सूती बाबू घीपरा। अब बाबू घीपरा पहले हार्ट अटैक भी आता, आ तो अगन पहले हार्ट अटैक आता कौन, हार्ट अटैक भी आते थे। ठीक है, क्या पता पीवना यार, पीवना की और बाबा की सांस में सांस मिले। आपको पता है सांस में सांस मिलने के बाद तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो गया होगा, जहर घोल दियोगे सांस में सांस मिलते ही, इस पीवना ने जहर घोल दी और बाबा जी तो गए। तो कुल मिला के ये आपके डसता नहीं, कहते जहर घोल देता है सांस में। जैसलमेर में पीला और सांप की प्रजाति। दोरे व दरियन। दोरे होते लेरदार बालू का स्तूप, दरियन होते लेरदार के साथ साथ गतिशील बालू का स्तूप। क्या कहलाते हैं? दरियन। देखो थोड़े बहुत तो आप ठीक है अपन स्पीड से चल रहे हैं, ये एक फायदा है कि अपने ज़्यादा बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें भी होती रहती है, थोड़ा बोरिंग नहीं होता। फिर है रेग। रेग कहते हैं कि इसको मिश्रित मरुस्थल, बालू का स्तूप और कंकड़ पत्थर दोनों, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर। ये आपके गलत टाइप हो गया थोड़ा। जालोर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना हो गया। अभी टाइपिंग के लिए दिया था, नोट्स में अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है, चलो। फिर है आपके अरावली भौतिक प्रदेश। नया भौतिक प्रदेश है, छोटा भौतिक प्रदेश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा तो आपके जो भौतिक प्रदेश था वो हो गया आपके थार का मरुस्थल ही बड़ा था। ठीक है, अब अपन लेते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कुछ यहाँ पे मैं जो बोलता हूँ यहाँ ऐड नहीं है, तो उसको मैं नोट्स में अपडेट करवा के भेजूंगा। कई बार क्या होता है, ये मान लो पीपीटी ये सीधी लगाते हैं, तो सीधी ये नहीं लगा कि इसमें लाइनें खींची हुई है, ये पीपीटी आपका काम भी नहीं आएगी। तो नोट्स के रूप में या इस पीपीटी को अपडेट करके एकदम साफ तरीके से बढ़िया से लगाएंगे, और वो आप उसमें क्या कर लेना, उसमें आप अपने निकलवा लेना, प्रिंट निकलवाओ। तो अब हम देखते हैं अरावली। सबसे पहले मैं बोल के सुना देता हूँ अरावली के बारे में कुछ तथ्य। अरावली का विस्तार है पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। गुजरात में एक जगह है पालनपुर, वहाँ से अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है, 692 किलोमीटर है। ठीक है, और अरावली का विस्तार राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात या आबू सिरोही से नीम का थाना तक। सिरोही इधर दक्षिण में सिरोही है, उधर नीम का थाना। यह बनाया हुआ भी है, इतना साफ नहीं है। ठीक है, खेड़ ब्रह्म गुजरात अपन बना लेते हैं। तो इसमें क्या देखो, या ये अरावली। अरावली की बात करें तो एक जगह है पालनपुर गुजरात, यहाँ पहाड़ी है रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी। और ये आपको पता है कि रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ। इसकी लंबाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692। इसकी लंबाई सिर्फ राजस्थान में देखे तो आपके 550, जो कि 692 का कितना है? 80%। 692 कितना प्रतिशत है? 80। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? एक जगह है यहाँ पर खेड़ ब्रह्म गुजरात, खेड़ ब्रह्म गुजरात से लेकर, या आप कह सकते हो आबू सिरोही से लेकर कहाँ तक है? आबू सिरोही से लेकर आपके खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार, खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तार है। फिर इसको राजस्थान में 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ आपके 1055 है सीकर में।
फिर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़, जिसको अपन गोरम जी या मोरम जी भी कहते हैं, आपके 934, ठीक है, ब्यावर में। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में, और 1722 या 1727 मीटर है। आपको ध्यान रखना, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी 550 किलोमीटर है, ठीक है। 692 आपके टोटल है, 550 राजस्थान। राजस्थान में खेड़ब्रह्म गुजरात या आबू सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक है, ठीक है। दक्षिण अरावली की गुरु शिखर, मध्य अरावली की टोडगढ़ और उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। फिर अगर हम इसमें देखें निर्माण, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना जाता है। एक बार वापस देखते हैं, कुछ तथ्य अपने यहाँ पीछे छूटे तो नहीं है। देखो, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी आपके 692, गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली में इसका विस्तार है। राजस्थान में विस्तार आबू सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक है। कुल लंबाई 692 है। राजस्थान में लंबाई है 550, जो कि 80% है। औसत ऊंचाई 930। औसत ऊंचाई कितनी? 930। पहले आपकी जब ये बनी थी तब आपकी इसकी औसत ऊंचाई हुआ करती थी 2800। ये एक वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट पर्वतमाला वह होती है कि जिसका निर्माण हो चुका है और धीरे धीरे ये पर्वतमाला क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, अपरदित हो रही है, टूट रही है। तो इसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला। तो अवशिष्ट पर्वतमाला ये आपके पहले अरब सागर में डूबी हुई थी। ये आपके पहले अरब सागर में डूबी हुई थी। तो अरब सागर को कहा जाता है अरावली का पिता, क्योंकि इसकी दक्षिणी जड़ें हैं जो आपके कहाँ तक डूबी हुई थी? अरब सागर तक डूबी हुई थी। तो अरब सागर तक डूबी होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अब धीरे धीरे अपरदित हो गई। ये आपके अमीनी कोय द्वीप अरब सागर में वहाँ तक जाती थी। तो इस प्रकार ये इसमें अवशेष बचे हैं। धीरे धीरे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में, अब क्या ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, इन हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व ये आपके समाप्त हो जाए, सपाट एकदम। अपने को जन्म लेने पड़ेंगे कई सारे, तब जाके अपने को पता चलेगा। तो कुल मिला के ये अपरदित हो रही है, टूट रही है, ठीक है। औसत ऊंचाई 930, पहले कितने थी बनी? तब 2800। 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण है। अरावली की आकृति तंदूरा तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है, या अपन पढ़ते हैं कर्णवत। कैसी आकृति है? कर्णवत। ऊंचाई सिरोही, न्यूनतम जयपुर। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर। अब देखो विशेषता की बात करें तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कम होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जैसे आपकी इस प्रकार अरावली है, इसमें आपकी इस प्रकार जाओगे तो इधर आपके ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप इस प्रकार जाओगे तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम होती जाएगी। किधर जाओगे? तब आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम होती जाती है, ठीक है। ये प्राचीन वलित मोड़दार अवशिष्ट पर्वतमाला, ये अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला है। जैसे मान लो ये आपकी इस प्रकार ये है, और यहाँ पर आपकी अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के आप कह सकते हो पूरी भाग में अपलेशियन पर्वतमाला है, और ये प्राचीन वलित, ये भी प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है। तो इसके समकालीन अपलेशियन और अरावली दोनों साथ में बनी है, ठीक है। इसे भारतीय महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? जल का विभाजन होता है। अरावली के पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, जैसे आप बनास ले लो, खारी ले लो, आपके बेडस ले लो, कोई सी भी ले लो। पूर्व की नदियां किधर जाएगी? बंगाल खाड़ी में। अरावली के पश्चिम की नदियां कहाँ जाती है? अरब सागर में। पश्चिम की नदियां कहाँ जाती है? आपके अरब सागर में जाती है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो, आप ज्यादातर देखते हो राजस्थान की जीवन रेखा आपके गंग नहर को कहते हैं, ज्यादातर पढ़ा होगा, लेकिन इसको भी राजस्थान के अध्ययन की 6ठी क्लास की किताब में लिखा हो राजस्थान की जीवन रेखा। नोट्स में तो आप टेंशन मतलब नोट्स तो बहुत ही अलग तरीके से मिलेंगे। आप इसमें कई फैक्ट, जो कई जने आप में से पढ़ भी चुके हैं, फिर भी आप देखोगे कई फैक्ट जो नहीं मिलेंगे आपको। हाँ ठीक है, कोई पीपीटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो मैटर आपको बेस्ट ही मिलेगा। अरावली की भू आकृति का अध्ययन करने वाले A.M. हेरोन अगर आपके पढ़ा हुआ है तो आप अगर मन में सोचो कि आपके इसका A.M. हेरोन का पूरा नाम क्या है,
ए मेरोन का पूरा नाम क्या? अगर पूरा नाम आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ए मेरोन का पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन, ठीक है। ए मेरोन के अनुसार इसने वर्णन किया अरावली का सबसे पहले कि देहली महासमूह हुआ। अरावली का निर्माण किससे हुआ? देहली महासमूह हुआ। और अजबगढ़ समूह, अलवर समूह, रायलो समूह, इन 3 समूहों से मिलकर बना कौन सा? ए मेरोन के अनुसार आपके देहली महासमूह। कहते हैं देहली महासमूह के 3 समूह, अजबगढ़, अलवर, रायलो। अजबगढ़ समूह कहाँ? सिरोही। और रायलो समूह कहाँ? बाड़मेर। तो इनसे आपके तीनों से मिलके बनी है देहली महासमूह, जो इसके ऊपर ही आपके क्या बनी? अरावली। इसका आपके माना जाता है। अरावली क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तीसरे और चौथे, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा भौतिक है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अरावली का दक्षिणी पश्चिम भाग पंजाकार। देखो अरावली आपकी इस प्रकार बनी हुई है और ये दक्षिण पश्चिम भाग है। तो अरावली की पहाड़ियाँ इस प्रकार है। दक्षिण पश्चिम भाग कैसा है? पंजाकार। यहाँ आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती, ग्रेनाइट, अतः यहाँ धात्विक खनिज पाया जाता है। देखो चट्टानों में भी अगर देखें तो चट्टानें 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। राजस्थान में एक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक की बात करें तो आंतरिक आग्नेय चट्टान है जिसको हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान है ये पाई जाती है अरावली में। बाह्य आग्नेय चट्टान है ये कहाँ पाई जाती है? आपके हाड़ौती में। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। तो कुल मिला के ये आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है, और ये बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बाह्य आग्नेय चट्टान आपके कौन सी होती है? बेसाल्ट, हाड़ौती में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो अरावली का विभाजन देखते हैं। तो अरावली का विभाजन दक्षिणी अरावली, ठीक है, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722, 1727, 56, 50 मीटर। आबू अरावली व मेवाड़ अरावली, मतलब दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटते हैं, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, ठीक है। फिर मध्य अरावली, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ गोरम जी, 934 मीटर है अजमेर में। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है सीकर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़ 1055, ठीक है। प्रमुख ऊंची चोटियों में देखें तो गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही। तो गुरु शिखर की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 1722, 1727 और 56-50 फीट, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर का। यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का क्या यहाँ पे मंदिर है। फिर आपके शेर है सिरोही 1597, देलवाड़ा सिरोही, गुरु शिखर सिरोही, शेर सिरोही 1597, देलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, ठीक है। फिर अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही 1380, आबू सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, धोनिया राजसमंद 1133, रघुनाथगढ़ शिखर 1055, ऋषिकेश सिरोही 1017। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे तो कैसे याद करें, ठीक है। ये तो आपको 10 ही तो बताइए, 10 तो आप याद कर ही लोगे, 10 तो याद कर ही लोगे। और 10 में अगर हम देखें तो आपके मुख्य आपके 10 है। और इसमें आपके देखें तो अब आपके स्टेप से स्टेप नीचे जाओगे तो आपके ऊंची चोटियाँ खूब सारी है। और उसमें भी उत्तरी अरावली के, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली अलग अलग विभाजन किया हुआ, ठीक है। और उसकी भी अगर हम बात करें तो उसको मैं ऐड करके यहाँ पर आपके डाल दूंगा, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी
या लगभग आपके 20 तक ऊंची ऊंची चोटियाँ आपके ऐड करके यहाँ डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक, बाकी याद नहीं रहता, याद 10 तक रह जाए तो भी आपके कई बार देखते हो 2 आपके ऑप्शन है जो मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन है जो आपके मिल जाएंगे, 1-2 इधर उधर से बाहर से आएंगे तो भी आप एडजस्ट कर लो, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे पहाड़ियाँ, अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, उस पहाड़ियों में आपके नाम आएंगे और उसमें कुछ उनसे ही लिखा दूंगा, कुछ उधर कर लेंगे, कुछ 10 ये याद हो जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन होता है तो इसमें बार बार बुलवा के याद भी करवा देता। ठीक है, फिर है प्रमुख दर्रे। दर्रों की बात करें तो ये आपके दर्रा होता है क्या है, छोटा व तंग रास्ता होता है दर्रा। 2 पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों में से एक रास्ता निकाला जाता है, पहाड़ी को काट के छोटा व तंग रास्ता, जिसको कहते दर्रा। दर्रा, नाल, पास, घाट, कोल। देखो आपको पता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दर्रा नाम तो जानती हूँ, नाल, ठीक है, जैसे राजस्थान में कहते हैं नाल, फुलवारी के नाल, देसूरी के नाल, सोमेश्वर नाल। ठीक है, नाल के राजस्थान में पास, डंकन पास, अंडमान और निकोबार को अलग करता है डंकन पास। घाट, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, सिनकोट घाट, इसके पश्चिमी घाट के दरिया अपन कह सकते प्रायद्वीप पठार के। कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, सबसे उत्तर भारत का सबसे उत्तर स्थान कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है, लाह, शिव किला, नाथुल्ला, जलेपला। ठीक है, ये आपके दर्रे पढ़ते हो आप हिमालय के। फिर उदयपुर की ट्रिक देखे तो हाथी के फूल दे। उदयपुर क्या ट्रिक है, हाथी के फूल दे। हाथी का है हाथी नाल, के का है केवड़ा के नाल, फूल का फुलवारी के नाल, दे का देबारी नाल। हाथी का हाथी नाल, हाथी नाल है जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 गुजरता है, तो पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ता है, जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो NH 27 है जो आपके इन दरों से गुजरता है, तो यहाँ से गुजरता है। NH 27 विशेषता है कि NH 27 तो पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है। इधर पोरबंदर है तो उधर आपके सिलचर है, भारत में पूर्व से पश्चिम जोड़ता है NH 27, ये आपके पूर्व पश्चिम में गलियारा है। और ये आपके देखा जाए तो आपके राजस्थान से गुजरता है, और आपके हैंगिंग ब्रिज है कोटा में, वहाँ से भी गुजरता है। ठीक है, फिर आपके देखे अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही। अच्छा वापस आ गए ना। देखो अरावली का महत्व, दर्रे आए नहीं है ना। हाथी के फूल दे, हाथी के फूल देखो, हाथी के फूल दे। हाथी का क्या होगा, हाथी नाल, हाथी नाल। के का क्या होगा, केवड़ा की नाल, केवड़ा नाल। फूल का क्या होगा, फुलवारी नाल। ठीक है, दे का क्या होगा, देबारी नाल। देबारी नाल से भी NH 27 गुजरता है, हाथी नाल से भी NH 27 गुजरता है। फुलवारी की नाल से 100 मान शिवांकल नदियाँ गुजरती है। फुलवारी की नाल आपको पता है अभ्यारण्य भी, वहाँ से 100 मान शिवांकल नदियाँ गुजरती है। तो ये उदयपुर के दर्रे, हाथी के फूल दे। किसके फूल दे, हाथी के, ध्यान रखना ट्रिक उदयपुर के दर्रों के। फिर आपके एक दर्रा आपके जो इससे अलग हुआ आपके उदयपुर से, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं आपके सलूम्बर में दर्रा है, सलूम्बर। सलूम्बर में अगर देखें तो सलूम्बर में आप देखोगे तो एक दर्रा है आपके ढेबर नाल। कौन सा दर्रा है, ढेबर नाल। ढेबर नाल, ढेबर नाल आपके कहाँ पे, सलूम्बर में। ढेबर नाल की अगर हम बात करें तो ढेबर नाल जो है आपके यहाँ से आपके गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी के पानी को रोककर आपके एक झील बनाई गई है, जयसमंद झील। ठीक है, और जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील को क्या कहते हैं, ढेबर झील। तो सलूम्बर में ढेबर नाल है, ढेबर नाल से आपकी एक नदी निकलती है गोमती, गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई ढेबर झील, और ढेबर झील आपके जयसमंद झील और ढेबर झील कहते हैं इसको। तो सलूम्बर में आपके ढेबर नाल है। फिर आपके राजसमंद की ट्रिक की बात करें तो हाप खागो। क्या खागो, हाप। हा का हाथी गुड़ा की नाल, हाथी नाल उदयपुर में, हाथी गुड़ा की नाल आपके कहाँ पे है, राजसमंद में। और यहाँ पर आपको पता हाथी गुड़ा की नाल के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग है। हाथी गुड़ा की नाल, हा पे
पगलिया झीलवा किनाल, खा खमली घाट, गो गोरम घाट, हाप खागो, ठीक है। हाथी गुड़ा की नाल, पगलिया की नाल, खमली घाट, गोरम घाट, ब्यावर। ब्यावर में देखे तो शिवपुर, सूरा, पखेरिया, बरनाल, शिवपुर, सूरा, पखेरिया, बरनाल। बरनाल से आपके NH कौन सा गुजरता है? 25। ये जयपुर व जोधपुर को जोड़ता है। NH 25 है या बरनाल है, बरनाल आपके जयपुर और जोधपुर को जोड़ती है। देखो और आपके कहाँ पे पाली के दर्रे देखें, पाली, पाली में आपके एक दर्रा देसूरी नाल, पाली का कौन सा दर्रा है? देसूरी नाल। और कौन सा है? सोमेश्वर नाल, देसूरी और सोमेश्वर नाल, ठीक है। फिर देखते हैं अरावली का महत्व। अरावली का महत्व क्या क्या, अरावली के क्या क्या आपके फायदे। देखो अरावली का क्या क्या महत्व हो सकता है। एक तो आपके अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, जो मरुस्थल का विस्तार होता है पूर्व में उसको क्या करती है? रोकती है। एक अरावली में खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। उन धात्विक खनिजों की अधिकता के कारण आपके यहाँ आय होती है, तो यहाँ खनिजों का भंडारण भी ज़्यादा है जिसमें धात्विक खनिज ज़्यादा है, ठीक है। अरावली का महत्व एक और ये है कि मानसून को प्रभावित करती है। इधर से बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, उसको रोक लेती है, उधर बारिश हो जाती है, तो मानसून को भी प्रभावित करती है। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है ये आपके पर्यटकों को आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? पर्यटकों को। क्यों? यहाँ पर आपके कई सारे अभ्यारण्य हैं, दुर्ग है, महल है, मंदिर है, इसके अंदर पर्यटकों को आकर्षित करती है। आपको भी अगर राजस्थान में घूमने जाना है, ठीक है, अभी बरसात का मौसम है, ठीक है, मान लो आपके ये सितंबर अक्टूबर का महीना है, उस महीनों में आप जाते ही हो, ठीक है, तो कहाँ जाते हो? माउंट आबू जाते हो। तो माउंट आबू किस में आता है? अरावली में आता है। और क्या फ़ायदा है इसका? और ये है कि यहाँ पर आदिवासी जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थल है, ठीक है। और जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक, खनिज, धात्विक खनिज, पर्यटकों को आकर्षित, नदियों का उद्गम, मरुस्थलीकरण को रोकती है और मानसून को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? मानसून को। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, स्वर्णगिरी, जैसलमेर, दुर्ग, त्रिकुट पर्वत। देखो ये पहाड़ियाँ, इस पहाड़ियों में आपके क्या क्या क्लियर होगा? इन पहाड़ियों की बात करें, राजस्थान की सारी पहाड़ियाँ जो कम से कम आपके 70-80 के आसपास पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में आपके नदियों का उद्गम क्लियर हो जाएगा। पहाड़ी के ऊपर कोई राजस्थान में मंदिर है तो क्लियर हो जाएगा, पहाड़ी के ऊपर कोई दुर्ग है तो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, इसमें आपके अब यहाँ रटवा तो सकता नहीं, यहाँ तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ पहाड़ी, ठीक है। यहाँ तो PPT में तो यही है कि आपका रिवीजन करवाना और आप तक ये मैटर पहुँचाना। बाकी यहाँ याद करवाने वाला सिस्टम नहीं होता है, ऑनलाइन में हो भी नहीं सकता, ठीक है। आपने भी अगर ऑनलाइन लिया है तो यही है कि भी आप घर पे ही पढ़ रहे हो, ठीक है, चेयर पे बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप खुद भी तकलीफ नहीं सहन करना चाहते, ऑफलाइन होती तो और सहन करते आप। देखो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर। स्वर्णगिरी दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग। त्रिकुट पर्वत करौली में कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर। एक कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर में, यहाँ से कांकने मसूरदी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ मोकलसर से सिवाना तक, 56 की पहाड़ियाँ जो आपके कहाँ पर है? मोकलसर से सिवाना तक है। फिर अगर हम बात करें इस 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? गोलाकार। 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है? गोलाकार। फिर है पीपलूद पहाड़ी, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं और पश्चिम राजस्थान का माउंट आबू। ये पीपलूद पहाड़ी है कि कहाँ पर है? आपके उसी में ही आपके किसमें? 56 की पहाड़ियों में पीपलूद पहाड़ी है। यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत है, 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? मेवा नगर। जैन मंदिरों के कारण इसको क्या कहते हैं? मेवा नगर। इसको लघु माउंट आबू या मिनी माउंट आबू क्यों कहते हैं? राजस्थान का लघु या मिनी माउंट आबू कहते हैं क्योंकि एक माउंट आबू तो मुख्यतः खुद माउंट आबू है और आपके छोटा माउंट आबू इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके क्या होता है? बारिश ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। 56 की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है। मगरा बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ। मगरा किसको कहते हैं? बालोतरा से पोखरण के बीच में अवशिष्ट पहाड़ियों से मगरा कहते हैं। फिर आज जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? जालोर।
सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत, कितनी ऊंची? 869। नदी सागी, लूनी नदी की सहायक नदी है सागी। सागी कहाँ से निकलती? जसवंतपुरा की पहाड़ी से। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? डोरा पर्वत। कौन सी है? डोरा पर्वत। सुंदा या सुंदा पर्वत जालोर, सुंदा माता का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। फिर राजस्थान का पहला रोपवे भी है सुंदा माता के, सुंदा माता या सुंदा रोपवे, आपके सुंदा माता का मंदिर है आपके सुंदा पर्वत पर, वहाँ पर रोपवे 2006 में 800 मीटर, राजस्थान का सबसे लंबा और पहला रोपवे, ठीक है। और राजस्थान में आपके पहला भालू अभियान भी यहाँ पर। फिर है सोनगिरी की पहाड़ी, जालोर दुर्ग है सोनगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। फिर आपके बाकर, शिरोई में छोटी वेती डाल वाली पहाड़ियों क्या कहते हैं? बाकर। यहाँ पर आपके खाली बाकर आ जाए तो शिरोई, बाकर प्लस पहाड़ी का नाम आ जाए, बाकर प्लस पहाड़ी का नाम, तो क्या हो जाएगा? जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर, ठीक है। शेर गांव की पहाड़ी शिरुई में खारी नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में। बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से, और वांकल नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। फिर गिरवा की पहाड़ियाँ, तस्तिनुमा पहाड़ियाँ होती है जिनकी आकृति उदयपुर में है आपके, तस्तिनुमा आकृति इनकी। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है उदयपुर में, ठीक है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके सोम नदी का उद्गम होता है। यह आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है, सोम नदी का उद्गम, और माही की सहायक नदी है। बांस दर्रा की पहाड़ी उदयपुर में, सज्जनगढ़ दुर्ग है। बांस दर्रा की पहाड़ी उदयपुर में, सज्जनगढ़ दुर्ग। ये तो पहाड़ियाँ है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बांस दर्रा की पहाड़ी, स्वदेव गिरवा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, शेरगांव की पहाड़ी, बाकर, सोनगिरी, तो ये कुल मिला के ये पहाड़ियाँ। फिर देखो जरगा व रागा पहाड़ियाँ, जरगा व रागा पहाड़ियों के जो भूभाग है उसके बीच को, भूभाग को हरा भरा क्षेत्र होता है उसको कहते देश सरो, यह कहाँ पे? उदयपुर। फिर है मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बांसवाड़ा। भंवर माता की पहाड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़। जाखम नदी का उद्गम होता है माई की सहायक है। भंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जाखम। जाखम किसकी सहायक है? नदी है माही की। फिर हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? हरिपुरा की पहाड़ी से। और किसकी सहायक है? चंबल की, ब्राह्मणी नदी। फिर है बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा, तिरंगा पहाड़ी भीलवाड़ा, मांडल की पहाड़ी भीलवाड़ा। फिर है बामती पहाड़ी 12, शाहबाद दुर्ग है। बामती की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? शाहबाद, ठीक है, जिसको अपन कोसवर्धन भी कहते हैं। ये शाहबाद वाला जो दुर्ग है उसको कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। कुंडलाकार पहाड़ी, के कुंडलाकार, के कोटा, ठीक है। फिर है आडा वाला पर्वत बूंदी, आडा वाला पर्वत बूंदी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ अगर देखा जाए तो या घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियाँ 12 में, ठीक है। घोड़े की नाल देखा जाए ठीक है, ये घोड़े की नाल जो पैर में पहनते जब घोड़ा दौड़ता तब इनकी क्या आती है? आवाज़, ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ दो प्रकार की होती है, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा। बूंदी में बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर। बैरांच पहाड़ी कहाँ है? अलवर। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ? अलवर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रूपारेल, जिसको कहते हैं वरा लसवारी, ठीक है। मोती झील में जाकर गिरती है और मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। छंटक की पहाड़ी अलवर, बाला किला स्थित है छंटक की पहाड़ी पर। मीना की पहाड़ी भरतपुर, बयाना दुर्ग स्थित है। मीना की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? बयाना दुर्ग स्थित है। तो मीना की पहाड़ी है भरतपुर में और बयाना का दुर्ग स्थित है। फिर आपके कौन सी? शेवर की पहाड़ी, शेवर की पहाड़ी से आपके कौन सी नदी निकलती है? साबी, जयपुर में, ठीक है। चैनपुरा की पहाड़ी, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी से, साबी शेवर की पहाड़ी से। चैनपुरा की पहाड़ी मोरेल नदी का उद्गम बनास की सहायक, ठीक है। बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बेरोड से निकलती है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर, मेंथा नदी का उद्गम।
इगल की पहाड़ी जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। खो पहाड़ी जयपुर और पहाड़ी प्लस डूंगर डूंगरिया, पहाड़ी का नाम मजा डूंगर डूंगरिया जैसे जालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी। तो इसमें क्या होगा आपके जयपुर होगा, क्या होगा जयपुर। 6 वर्ग की पहाड़ी जयपुर, साबी नदी निकलती है आंतरिक प्रवाह के ना साबी। चैनपुरा जयपुर, मोरेल, मोरेल बनास की सहायक है। बेराट कोटपुतली बेरोड, बाणगंगा नदी का उद्गम। मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर, मेंथा नदी का उद्गम। इगल की पहाड़ी जयपुर, जयगढ़ दुर्ग, खो पहाड़ी जयपुर। ये पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर डूंगरी, जालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें एक डूंगर डूंगरी जयपुर में होता है, बाकी एक काला भूरा डूंगर है पाली में, ये एक अपवाद है, ठीक है। माल खेत या मलय केतु की पहाड़ी कहाँ पे, सीकर। खंडेला की पहाड़ी सीकर। कांत नदी का उद्गम होता है, यूरेनियम के भंडार है कहाँ है आपके खंडेला की पहाड़ी में। हर्ष की पहाड़ी सीकर में जीण माता का मंदिर और हर्षनाथ जी का मंदिर है। जीण माता का मंदिर, हर्षनाथ का, ध्यान रखना आपके हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ का है, ना कि हर्षनाथ की पहाड़ी पर। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। घासी पहाड़ी झुंझुनू में, हरियाणा की सीमा पर। अदवाड़ा पर्वत झुंझुनू में। रेवंत की पहाड़ी डेगाना नागौर में टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है पोडलू गांव की पहाड़ी नागौर में। पोडलू गांव की पहाड़ी कहाँ पर है आपके नागौर में, ठीक है। चिड़िया टुक्की या पचेटिया पहाड़ी जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। नानी की पहाड़ी पाली में। मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ आप रामदेवरा जाते हो बाद में मसूरिया पहाड़ी जाते हो। सोजत दुर्ग है आपके, नानी पहाड़ी। आपको पता है सोजत है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए। और मेहंदी की अगर हम बात करें तो सोजत वाली मेहंदी कहते हैं राचनी। और इस सोजत वाले से भी आपके ज़्यादा राचनी कौन सी, गिलुंड राज संबंध, लाल सुर्ख रंग की है राचनी मेहंदी, गिलुंड राज संबंध की है, ठीक है। दोनों की अलग अलग नस्ल किस्में है, ठीक है। एक तो किस्म कौन सी है, गिलुंड राज संबंधी वाली, एक आपके कौन सी है, सोजत वाली, ठीक है। तो सोजत वाली से भी ज़्यादा राचनी कौन सी है, गिलुंड वाली। तो आप कभी जाओ गिलुंड तो गिलुंड से क्या लेके आना, आपके मेहंदी लेके आना जो राचनी बहुत है। और आपको पता है मेहंदी राचनी जरूरी है। मेहंदी अगर आप जोड़े में, अगर आप शादी होती है और दोनों जोड़े आप मेहंदी लगाते हो और एक के कम राचती है तो इसका मतलब आपका प्रेम कम है, ठीक है। मेहंदी में सिस्टम होता है कि मेहंदी आपके दोनों की राचनी चाहिए तो जोड़े में बहुत ज़्यादा आपके प्रेम है। या फिर जिसकी मेहंदी ज़्यादा राचती है उससे अगले वाला प्रेम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके मेहंदी आपके क्या होती है, आपके राचनी। सारण की पहाड़ी पाली में, चंद्रसेन की छतरी है। सेंद्रा की पहाड़ी पाली में, शाम के फणनुमा पहाड़ी है। गोरिया गांव की पहाड़ी पाली में, जमई नदी का उद्गम होता है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, बनास नदी का उद्गम होता है। रिवेर की पहाड़ी राजसमंद में, कोठा नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में, खारी नदी का उद्गम है। नागपाड़ अजमेर, लूनी नदी का उद्गम होता है। बीटली की पहाड़ी अजमेर में, गढ़ बीटली दुर्ग स्थित है। यहाँ पर गढ़ बीटली दुर्ग है, तारागढ़, ठीक है। गढ़ बीटली तारागढ़ कहते हैं। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में है आपके। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, दौसा में। देवगिरी की पहाड़ी है आपके दौसा में, ठीक है। दौसा शहर बसा हुआ इस पर। क्षेत्रफल 23%। अच्छा ये आ गया। चलो अब इसमें अगर और देखें तो आपके कोई पहाड़ी बची तो नहीं आपके, बाहर बॉर्डर वाली कर ली अपन ने, जो अंदर वाली है सारी पहाड़ियाँ कर ली, कोई पहाड़ी बची तो नहीं। और भी बची है तो आप इन नोट्स में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो अब हम देखेंगे कि पहाड़ियाँ, अब ये तो मैंने पढ़ी है, आपको याद करनी बहुत बड़ी मुश्किल से याद होती है। और इसमें आपके अगर ये याद होगी, इसमें नदियाँ याद हो जाएगी, दुर्ग याद हो जाएगा और आपके इसमें कोई मंदिर वगैरह सारे याद हो जाएंगे। तो नदियाँ अपना मुख्य उद्देश्य नदियाँ, ठीक है। नदियों में से हर पेपर में लगभग आपके कोई ना कोई प्रश्न आता है यहाँ से कि भाई आपके कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो कुल मिला के आज अपना टॉपिक हो गया कौन सा, अरावली। अरावली से पहले भी आपके कुछ मरुस्थल का भाग पढ़ लिया, तो अपने काफ़ी मैटर पढ़ लिया 1 घंटे में। इसी स्पीड से चले तो अपन बहुत ही जल्द अपना जो कोर्स है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हो सकता है कि मेरी क्लास है थोड़ी कभी आएगी कभी नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आपके रहता है। ऑफलाइन क्लास से रहती है तो क्या होता है, थोड़ा गला ख़राब हो जाता है, लंबी क्लास लेते हैं तो, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से कभी थक जाते हैं तो आलस कर लेते हैं। बाकी ले लगभग यही रहेगा, आलस नहीं करेंगे, जल्दी करवा देंगे, ठीक है।
45 घंटों में कोर्स करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में पूरी मैदानी प्रदेश भौतिक प्रदेश के साथ में। ओके, थैंक यू।